साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। पिछले 15 मिनटों से यही लाइन बार बार गाए चले जा रहे हैं, जैसे सुई अटक गई हो। किसी जमाने में ये इनका फेवरेट गाना था। यही क्यों, तलत महमूद के सभी गाने इन्हें ज़बानी याद थे। कॉलेज में जूनियर तलत महमूद के नाम से प्रसिद्ध थे। लड़कियां इनकी आवाज़ की दीवानी थी, जिनमें मैं भी एक थी। जब दोबारा उन्होंने वही लाइन दोहराई तो मुझसे रहा नहीं गया। तलत महमूद साहब, लगता है बुढ़ापा असर दिखा रहा है। अगली लाइन याद नहीं आ रही है तो मैं बताऊं? अगली लाइन की इस समय ज़रूरत भी नहीं है। मैंने तो यह सोच रखा है कि जब तक तुम इस फोटो पर नजरें गड़ाए रहोगी, मैं यही लाइन गाता रहूंगा। अब मुझे होश आया। सचमुच मैं कितनी देर से अंशुमन के उस फोटो को देखे जा रही थी, जो रिचा ने मोबाइल पर भेजी थी। स्कूल के फैंसी ड्रेस शो में वह इंडियन प्रिंस बना था और उसे पहला इनाम मिला था। सचमुच राजकुमार लग रहा है ना? मैंने गदगद होते हुए कहा। मैं रिचा से कहूंगी, इसकी नजर उतार दे, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। उसे नजर लगेगी या नहीं पता नहीं, पर इस तरह एकटक देखती रहोगी तो तुम्हारी नजर जरूर धुंधली हो जाएगी। क्या करूं, अब तस्वीर पर ही गुजारा करना पड़ता है। पास में होता तो छाती से लगाकर कितना लाड करती। तो चली जाओ ना, बेटा बुला तो रहा है। वह तो ग्रीन कार्ड बनवाने को भी तैयार है। वहीं रह जाना। कैसे चली जाऊं? आप तो जाएंगे नहीं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हाँ यार, मैं वहां बोर हो जाता हूँ। 4-6 दिन अच्छा लगता है, बच्चों से मिलकर खुशी भी होती है, पर फिर अपना घर, अपना परिवेश, अपने मित्र, परिवार याद आने लगते हैं। तुम तो वहां जाकर किचन में गुम हो जाती हो। पहले अच्छा था, वहां कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो तुम मुझे बुला लेती थी। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गई हो, मेरी जरूरत ही नहीं है। औरत बेचारी हमेशा दुविधा में ही रहती है। बच्चों को देखे कि बच्चों के बाप को देखे। सबको खुश रखना सचमुच बहुत मुश्किल है। और रसोई में गुम हो जाती हूँ तो इसलिए कि चाहती हूँ उन्हें अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाऊं। यहाँ जब भी कुछ उनके पसंद का बनाती हूँ तो मेरे गले से उतरता नहीं है। उन लोगों की याद हो आती है। लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को खिलाकर तृप्त रख होती हूँ। मोह माया छोड़ो देवी, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ मोक्ष की दरकार किसे है? मेरा घर द्वार ही मेरे लिए काशी हरिद्वार है। मुझे और किसी चीज से सरोकार नहीं है। हमारा वार्तालाप एक आध्यात्मिक मोड़ लेने लगा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोलकर देखा, तिवारी जी थे। इन्हें भी इसी वक्त आना था। हमारी बात का सूत्र पकड़ लेंगे तो आधा घंटा प्रवचन दे डालेंगे। आइए पंडित जी, इन्होंने स्वागत करते हुए कहा। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। दर्शन तो आपके दुर्लभ हो गए हैं महाशय। मैं तो डरते डरते घंटी बजा रहा था कि पता नहीं आप यहाँ है भी कि नहीं। साल में 2 बार तो आप अमेरिका जाते हैं। साल में 2 बार नहीं पंडित जी, 2 साल में 1 बार, वो भी जब बेटा टिकट भेजता है। साल में 2 बार जाने के लिए मैं कोई टाटा, बिरला या अंबानी थोड़ी ही हूँ। आप भाग्यवान हैं सर, बेटा 7 समंदर पार से आपके लिए टिकट भेजता है। हमारा तो 200 किलोमीटर पर है, पर हमारे लिए वही अमेरिका हो गया है। अरे हाँ, सत्येंद्र तो अब भोपाल आ गया है ना? चलिए पास आ गया है, नहीं तो कहाँ रीवा और मुरैना जैसी दूर जगह में था। भोपाल तो आप 3-3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जाने को तो हम दूर भी जा सकते हैं, 1-2 बार गए भी हैं, पर अब हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? बेटा अफसर हो गया है। उसे हमारी चाल ढाल, रहन सहन सब दकियानूसी लगने लगा है। हमारा धोती बांधना उसे अच्छा नहीं लगता। अब बताइए, इस उम्र में हम पैंट पहनेंगे? हमारा खुले बदन पूजा करना उसे अच्छा नहीं लगता, जबकि पूजा हम अपने कमरे में ही करते हैं। बाहर तो ठाकुर जी के लिए द्वार दरकार ही नहीं है। हम रिक्शा पर कहीं जा नहीं सकते, उनकी तौहीन होती है। गाड़ी में कहीं भेजा
तो 10 बार जताएंगे। ड्राइवर सुबह से आया हुआ है, उसे जल्दी छोड़ना है। कहीं गलती से हमने बेटे को सत्तू कहकर पुकार लिया तो बहू रानी नाराज हो जाती है। हमारा नौकरों से बातचीत उन्हें पसंद नहीं है। हमारी पत्नी सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है तो बहू को शर्म आती है। कहती है, मम्मी जी, आपकी साड़ी की वजह से कल मेरी फ्रेंड्स ने आपको महाराजन समझ लिया था। ये बोले, कायदे से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए था कि ये मेरी मदर इन लॉ है, फिर कोई गलतफहमी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने गलत बात कह भी दी है तो बताने की जरूरत क्या है। वाह, बताएगी नहीं तो मम्मी जी को समझाइश कैसे मिलेगी कि उनके पहनावे से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम तो साहब पछता रहे हैं। पेट काट कर उसे इतना पढ़ाया लिखाया, वह किस काम आया। इससे तो अच्छा था हमारी तरह क्लर्क बन जाता, कम से कम घर से तो जुड़ा रहता। मेरी बेटियां तो भाई की अफसरी से ही खौफ खाती हैं, वहां जाती तक नहीं है। खैर, वह बुलाता भी नहीं है। हमें तो लगता है हमारे बाद दोनों का पीहर ही छूट जाएगा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। इस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए मैंने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ। पंडित जी, चीनी तो लेते हैं ना? चाय बाद में बनाइए भाभी जी, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वह तो कर दूं। अपनी ही रामायण लेकर बैठ गया। फिर उन्होंने हम दोनों के हाथ में एक खूबसूरत कार्ड थमा दिया। सोसाइटी के मंदिर में भागवत सप्ताह का आयोजन था। सोसाइटी के इस मंदिर में आयोजन होते ही रहते हैं और तिवारी जी स्वेच्छा से सारी व्यवस्था देखते हैं। चाय और चंदा लेने के बाद तिवारी जी चले गए, पर मन को उदास कर गए। कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बेटे को पढ़ाया था, हम सबने देखा था। बेटा होनहार था, माँ बाप के कष्टों को उसने सार्थक किया। उसकी नौकरी के कारण एक संपन्न घर की कन्या ने बहू के रूप में घर में पदार्पण किया। बस उसी दिन से लड़का पराया हो गया। मैं अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी बहू तुम्हें महाराजन तो नहीं समझती ना? क्या बात कर रहे हैं? कहती नहीं पर समझती जरूर है, इसलिए तुम्हारे जाते ही रसोई घर तुम्हें सौंप देती है और निश्चिंत हो जाती है। कैसी बात कर रहे हैं? लगता है पंडित जी की बातों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। मेरा दिमाग पहले से ही खराब पड़ा है, इसलिए तो वहां जाने का अब मन नहीं होता है। वहां जाते ही तुम किचन में घुस जाती हो और बहुरानी की मौज हो जाती है। वह मुझसे कुछ भी नहीं करने को कहती, मैं ही अपने मन से करती हूँ। आई हूँ तो उसे थोड़ा आराम दे दूँ। बेचारी घर बाहर दोनों जगह खटती रहती है और पता है सबसे कहती है कि मम्मी जी आती है तो मुझे बड़ा आराम हो जाता है। तो कभी मम्मी जी के आराम की भी तो सोचे ना। कभी तो यह भी कहे कि मम्मी जी आप वहाँ अकेले सब करती रहती हैं, अब आराम कीजिए। बल्कि हमें जब भी बुलाया है काम के लिए ही बुलाया है। मतलब हम कितनी बार यूएस गए हैं? 4 बार। क्यों गए हैं? एक बार तो अंशुमन के जन्म के समय गए थे, दूसरी बार जब वह पीएचडी कर रही थी, तीसरी बार जब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और चौथी बार जब वे लोग रिचा के भैया भाभी के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे। तब अंशुमन और उसके नाना को हमने ही देखा था। तो जरूरत के समय अपने ही तो याद आते हैं। ठीक है, पर कभी बिना जरूरत के भी बुलाया है? यही कह दे कि कुछ दिन आराम करने आ जाइए। वाह, क्या आराम मिलेगा मुझे? ना नौकर ना चाकर, वह काम करती रहेगी और मैं देखती रहूंगी। इससे तो मैं यहीं आराम से हूँ। आराम के लिए ना सही, घूमने के लिए तो बुलाया जा सकता है। लोग एक बार जाते हैं तो पूरा अमेरिका घूम लेते हैं। हम 4 बार गए हैं। हमने क्या देखा है? शहर के 2 मॉल, 2 मंदिर, एक पार्क। वहां जो घूमने आते हैं उनके लिए टिफिन बनाती रहती हो तुम। बस, अब बस भी कीजिए। अपना दिमाग खराब कर लिया है और अब मेरा भी करने पे तुले हुए हैं। बात तो खैर वहीं समाप्त हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह सा छोड़ गई। मैंने देखा है आजकल ये राघव के यहाँ जाने के नाम से बिदकने लगे हैं। पहले का सा उत्साह नहीं रहा और पिछले बार से तो मन में एक कड़वाहट सी भर ली है। उस बार राघव और रिचा के भाई भाभी के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे। अंशुमन और उसके नाना जी को हमारे जिम्मे कर गए थे। अंशुमन तो बच्चा था, फिर भी मैनेजेबल था, पर उसके नाना जी ने नाक में दम कर दिया था। उन्हें इस बात का भी मान नहीं था कि हम लोग उनके नौकर नहीं हैं,
संधि है। मुझे तो ऋचा की भाभी पर दया आने लगी। इस बुढ़ऊ को पता नहीं कैसे झेलती होगी। हम तो 1.5 महीने में ही तंग आ गए थे। ये तो ऐसे बिफरे कि बच्चों के लौटते ही इन्होंने टिकट करवा लिया, तब से चिढ़े हुए हैं। कोई महीना भर बाद की बात है, 11:30 बजे फोन की घंटी बजी। पहले इतनी रात को फोन आता था तो बड़ी घबराहट होती थी, पर अब खुशी होती है। समझ जाती हूँ कि बच्चों का होगा। फोन राघव का ही था। हमेशा की तरह इन्होंने ही उठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद राघव ने कहा, आप लोगों को यहाँ आना है, कब का टिकट करवा दूं? अब क्या हो गया? इनके स्वर में व्यंग साफ झलक रहा था। कुछ हुआ नहीं है, पर होने वाला है। घर में नया मेहमान आने वाला है। अरे, मैं कुछ बोलने को थी कि इन्होंने इशारों से मुझे चुप करवा दिया। फिर बोले, बधाई हो, कौन सी तारीख दी है? उसमें तो अभी 2 महीने हैं, पर डॉक्टर ने जरा डरा दिया है। कैसे? एक तो अंशुमन के बाद लंबा गैप हो गया है, फिर ऋचा भी 35 पार हो गई है, तो कहते हैं बहुत प्रिकॉशन लेना होगा। एक तरह से बेड रेस्ट की ही सलाह दी है। तुमने तो मुझे पशुपेक्ष में डाल दिया भैया। कैसे पापा? अरे, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का टूर बुक किया बैठा हूँ। 15 दिन का टूर है। वहां से लौटते ही तुम्हारे यहाँ जाएंगे। डोंट वरी। ये अचानक टूर कैसे? सोचते सोचते जिंदगी निकल गई। हमेशा यह मलाल रहा है कि तुम्हारी माँ को कभी कहीं घुमा नहीं पाया। पहले मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी, फिर तुम लोगों की। घर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाए। जिंदगी भर घर में ही खटती रही है। इससे पहले तो ना समय था ना पैसा। अब सोचता हूँ कि हाथ पैर में ताकत है, आंखों में रोशनी है, तब तक थोड़ा घूम ले। ज्यादा दूर की तो मैं सोच नहीं सकता। बस छोटा सा टूर है, तुम्हारी माँ के लिए छोटा सा तोहफा। यह आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है पापा। जरूर जाइए और एंजॉय कीजिए। पर प्लीज ये तो मत कहिए कि माँ घर से कभी निकली ही नहीं है। माँ 4 बार यूएस से हो आई है। कितने लोग जा पाते हैं? क्रेडिट गोज टू यू बेटा। मेरी तो हैसियत ही नहीं है। 4 बार गई है, अब 5वीं बार भी आएगी। पर 16-18 घंटे का सफर करके वह सिर्फ एक घर से दूसरे घर की दूरी ही तय करती है। घूमना फिरना तो हो ही नहीं पाता है। पर तुम चिंता मत करो, वहां से लौटते ही हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कल मैं टिकट देखकर तुम्हें तारीख बताता हूँ। अच्छा, गुड नाइट, टेक केयर। उनके फोन रखते ही मैं झल्ला उठी। मुझे बात क्यों नहीं करने दी? तुमने सारी बातें सुन तो ली ना? और ये टूर का क्या चक्कर है? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था तो साहबजादे ने हमें ही सरप्राइज दे दिया। मैं बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। ये लोग हमें पहले से नहीं बता सकते थे? पर जानते हैं ना, मम्मी पापा फालतू बैठे हुए हैं, बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। कोई कारण रहा होगा, नहीं तो बताते जरूर। तुम उन लोगों की फालतू तरफदारी मत करो। तुम्हें अगर जाने की इच्छा है, अकेले जाने की हिम्मत है तो बता दो, मैं कल ही टिकट बनवा दूंगा। पर मैं टूर खत्म करके ही आऊंगा। कम से कम एक टिकट का पैसा तो वसूल करूं। कितने का टिकट है? मत पूछो, गश खा जाओगी। इसके बाद चुप रहना ही सही रहा। एक दिन में इनका मुंह ठीक होने की बाट देखती रही। तीसरे दिन कहा, राघव कह रहा था रिचा बेड रेस्ट पर है, तो घर पर ही होगी ना? हाँ शायद। क्यों? आज रात को फोन लगा दीजिए, बात कर लूंगी। नहीं तो सोचेंगे इतनी बड़ी खबर सुनकर भी मम्मी जी चुप रह गई। शायद उन्हें खुशी नहीं हुई है। बिना किसी नानुकुर के इन्होंने रात में फोन लगा दिया। यह समय मैंने जानबूझकर चुना था। इस समय राघव ऑफिस में और अंशुमन स्कूल में होता है। जैसे मैंने सोचा था, ऋचा घर में अकेली थी। पहले तो मैंने उसे खूब बधाई दी, फिर शिकायती लहजे में कहा, तुमने तो एकदम सरप्राइज ही दे दिया बेटा, पहले से कुछ बताया ही नहीं। हम लोग तो आपको बेबी के आने के बाद ही डायरेक्ट खुशखबरी देने वाले थे। राघव कह रहे थे, देखना माँ पापा खुशखबरी सुनते ही दौड़े चले आएंगे, टिकट भेजने का भी इंतजार नहीं करेंगे। पर डॉक्टर ने हमारे सरप्राइज का कचरा कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे आने तक कोई नर्स या आया रख लो। समय पैसों की तरफ देखने का नहीं है। मुझे एक बात का आश्चर्य हो रहा है, ये अंशुमन 4 पर इतनी पटर पटर करता है,
उसने भी कुछ नहीं बताया, या कि उसे पता ही नहीं है? उसे सब पता है। हमने उससे प्रॉमिस लिया था, तभी तो चुप रहा। दरअसल हम उसी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। पीछे ही पड़ गया था कि मुझे एक भाई या बहन ला कर दो। राघव बोले, मैं भी बहुत लोनली फील करता था, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आजकल के बच्चे बहुत बोल्ड हैं। ये एकदम बुल पड़े। बेटा, हम पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि दूसरे बच्चे के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। जानती हूँ पापा, राघव सब बताते रहते हैं, इसलिए कहती हूँ आप अपना टूर कैंसिल मत कीजिए, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बड़ी मुश्किल से तो प्लान बना है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। हाँ, आपका इंतजार रहेगा। फोन रखने के बाद मेरे मुंह से अनायास निकल आया, बिना माँ की बच्ची है बेचारी, ममता हो आती है। माँ नहीं है यह तो मानता हूँ, पर वो दर्जन भर भाभियाँ और बहनें कहाँ गई जो घूमने के लिए वहां जाती रहती हैं। बड़ी भाभी के पास तो ससुर जी का बहाना है, और वह बहाना भी नहीं है, हकीकत है। हम खुद भुगत चुके हैं। बाकी अपनी गृहस्थियां छोड़कर इतनी दूर कैसे जाएंगी? यहाँ आ जाए तो मैं इतने जतन से सब करूंगी कि वह याद करेगी। खैर, उससे बात हो गई, अब अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से बताइए, टूर पर कब जाना है? कितने दिन के लिए जाना है? क्या क्या ले जाना है, तो मैं तैयारी शुरू कर दूं। अभी 8-10 दिन है, इतनी हड़बड़ी क्या है? ये बोले। मैं चुपचाप अपनी तैयारी करती रही, पर मन बड़ा बेचैन हो रहा था। ऋचा की पहली डिलीवरी भी सामान्य नहीं थी, इसलिए राघव दूसरा चांस नहीं लेना चाहता था। बच्चे का हट पूरा करने के लिए मन बनाया भी होगा तो हमारे ही भरोसे ना, और अपने बच्चे के लिए हम दौड़कर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? पर इनसे आजकल कुछ कहते भी डर लगता है। बहुत टची हो गए हैं, एकदम सनक जाते हैं। करीब 5-6 दिन बाद मैंने इनसे फिर कहा, प्लीज़ मेरा एयरबैग उतार दीजिए, मैं शांति से अपना सामान जमा लूँ, और आपका भी निकाल दीजिए, मैं आपका भी जमा देती हूँ। हड़बड़ी में 10 चीज़ भूल जाते हैं, पराए देश में परेशानी होगी। तुम औरतों की टर्मिनोलॉजी मेरे समझ में नहीं आती। परदेश तो पराया ही होता है, उसे अलग से परिभाषित करने की क्या जरूरत है? भाषा विज्ञान पर लेक्चर बाद में दे देना, पहले मुझे सूटकेस उतार दीजिए। हरिराम को आने दो। इतने से काम के लिए हरिराम की क्या जरूरत है? आप ऊपर से थोड़ा सरका दो, मैं नीचे से हाथ लगा दूंगी। कहा ना, हरिराम को आने दो। इसके बाद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हरिराम आया और 2 बड़े वाले सूटकेस लेकर कमरे में रख दिए। ये वाले नहीं रे, ये तो अमेरिका जाने वाले होते हैं, साहब यही निकालने को बोले हैं। एक ही सूटकेस में दोनों का सामान जाएगा क्या? तो फिर ये दूसरा वापस रख दे, कमरे में भीड़ हो जाती है। दोनों सूटकेस की जरूरत पड़ेगी, और तुमने ये 4-6 कपड़े रखे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। 10 दिन के लिए काफी है। नहीं, काफी नहीं है, और गर्म कपड़े भी तो रखो। वहां सर्दी पड़ती है क्या? क्यों नहीं पड़ती? और अपनी गोलियां, दवाइयों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, वहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ नहीं मिलता। मेरा माथा ठनका। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राघव के यहाँ, और कहाँ? और उस सिंगापुर ट्रिप का क्या हुआ? कैंसिल कर दी। और इतना पैसा जो डूब जाएगा? बेटे से वसूल कर लूंगा। आप और बेटे से पैसे वसूल करेंगे? मेरे मन में एक शंका कौंधी। सचमुच किसी टूर का प्रोग्राम बनाया था, या बेटे को चमका दे रहे थे? ये एकदम उठ खड़े हुए। मैंने अपने आप को कोसा। मालूम है इनका मूड आजकल ठीक नहीं है, मजाक भी सहन नहीं कर पाते। मैं इस तरह सोच ही रही थी कि ये लौट आए। इनके हाथ में ब्रीफकेस था। मेरे सामने उसे खोलकर रखते हुए बोले, अंग्रेजी पढ़ लेती हो ना, तो ये नीला लिफाफा खोलकर पढ़ो। वह लिफाफा पढ़ने का मतलब होता मैं इन पर अविश्वास जता रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रीफकेस बंद करते हुए कहा, चलिए आपने कहा है और मैंने मान लिया है, पर टूर कैंसिल क्यों किया? तुम्हारी वजह से। देखिए, मैं यह इल्जाम अपने ऊपर नहीं लूंगी, मैंने एक बार भी मना नहीं किया। हाँ, तुमने मना तो नहीं किया था, तुम टूर पर जा रही थी आधे अधूरे मन से। तुम्हारी जान तो वहां बेटे बहू में रखी हुई है। यहाँ मैं सब उठापटक तुम्हारे लिए कर रहा हूँ,
जब देखा कि तुम्हारी सच्ची खुशी किसमें है तो कैंसिल कर दिया। अब खुश? अब जिंदगी भर मुझे इस बात के लिए कोसते रहेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। तुम्हें क्यों कोसूंगा भाई? टिकट कैंसिल मैंने किए हैं, मैं अपने आप को कोसूंगा? पर मेरी वजह से कैंसिल किए हैं ना? नहीं, अपनी वजह से। मतलब यह है सरकार कि हम भी सीने में दिल रखते हैं। वह आपकी तरह सहनशील, क्षमाशील, सहनशील, संवेदनशील ना सही, पर हमारे सीने में भी एक छोटा सा दिल धड़कता है, बाप का दिल। अरे वाह! तो फिर इतने दिन से यह बाप का दिल कहाँ गायब हो गया था? सिंगापुर घूमने चला गया था, इन्होंने हंसते हुए कहा। फिर गंभीर स्वर में बोले, मुझे एकाएक एहसास हुआ कि जैसे बच्चों से परे हमारी दुनिया नहीं है, उसी तरह बच्चों के पास भी तो हमारे से ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। जिस समय उन्हें ज़रूरत होती है हमें उनके साथ होना चाहिए। चिंताओं का इतना बड़ा बोझ मन पर लेकर प्लेजर ट्रिप पर जाएंगे तो क्या खाक प्लेजर आएगा? सिंगापुर कहीं भागा नहीं जा रहा। जिंदगी रही तो फिर चले जाएंगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में। पर वादा तो मुझे घुमाने का था, अगले जन्म में पता नहीं कौन साथ होगी। और किसी के लिए गुंजाइश ही नहीं है। तुमने तो मुझे 7 जन्मों के लिए बुक कर रखा है। मुझ बेचारे को 7 जन्मों तक तुमसे मुक्ति नहीं है। वाह रे बेचारे! मैंने दोनों हाथों से उनकी आरती उतारते हुए कहा। मेरी इस भंगिमा पर वे जोर से हंस पड़े। मुझे भी हंसी आ गई। पता नहीं कितने दिनों बाद हम इस तरह खुलकर हंस रहे थे। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।